फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चरक सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, मात्रा अशितीय अध्याय। ठीक है, तो मात्रा अशितीय अध्याय में दिनचर्या जो होती है उसका वर्णन किया गया है। तो इसको पढ़ते हैं। अथा तो मात्रा अशितीयम अध्यायम व्याख्यास्याम। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। बेहतर चतुष्क प्रकरण के बाद चतुष्क प्रकरण के बाद मात्रा अशितीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। तो जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद का प्रयोजन इसमें क्या बोला गया है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दूसरे प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रथम 4 अध्यायों में आतुर विकार प्रशमन संबंधी भेषज सूत्रों का संकेत करने के बाद प्रथम प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षण की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य चतुष्क का प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला था भेषज चतुष्क, दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क। तो इसमें अपन देखेंगे पुनर्मूलम आहारो बल ओजसाम च के आधार पर सर्वप्रथम आहार की मात्रा का निर्धारण करने के लिए जो आहार होता है उसकी मात्रा जो होती है कितनी होनी चाहिए, तो उसका निर्धारण करने के लिए मात्रा अशितीय नामक अध्याय का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, किया जा रहा है, क्योंकि आहार की उपादेयता मात्रा पर ही निर्भर करती है। आहार की जो मात्रा होती है वो आहार की जो पाचन जो होती है, उपादेयता होती है, वो मात्रा पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आहार विषयक विचार यानी डाइट। मात्रा शीर्षात जो होता है आहार मात्रा। ठीक है, कौन सी मात्रा? आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। इसमें से ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वाला? आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। तो जो आहार की मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? आहार की मात्रा जो होती है वो अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि यहाँ पे कंटेंट बहुत दिया गया है लेकिन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही देखेंगे। ठीक है, और ये जो श्लोक है मात्रा शीर्षात आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी, तो जो ये क्या है, ये जो श्लोक है उसका रेफरेंस जो होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि। आहार की जो मात्रा होती है उसकी निश्चयात्मक विधि क्या होती है? ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़े सॉल्व करेंगे कि जो आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी है उसमें पुनः शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो पुनः शब्द बोला गया है यहाँ पे, तो पुनः शब्द जो है वो किसके लिए बोला जाता है? तो वो जो पुनः शब्द है वो आहार की मात्रा जो होती है निर्धारक भावों को व्यायाम की मात्रा निर्धारक भावों से पृथक दिखाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा ऋतु व वय की अवस्था जो होती है, ऋतु व वय की अवस्था आदि के अनुसार आहार मात्रा के बार बार निर्धारण अर्थ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या? आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि। तो आहार की जो मात्रा है वो भोजन करने वाले
की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए क्या होती है? प्रमाणित मात्रा होती है। जैसे कि इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जैसे कि कोई बात पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है और ऐसा आहार जिसकी मात्रा, ठीक है, ऐसा आहार जिसकी मात्रा वातज और पित्तज रोगों को उत्पन्न ना करे, ठीक है, तो वो कौन सी मात्रा होती है? वो आहार की निश्चयात्मक मात्रा होती है, ठीक है, आहार की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वभावतः लघु एवं गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षत्व। तो जो जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे साली षष्टकम मुद्ग लावक पिंजले ससर संभारी आदिन्य आहार द्रव्याणि प्रकृति लघुन्यापि मात्रा अपेक्षणी भवन्ति तथा पिष्टेक्षु क्षीर विकृति तिल मांस आनूप उदके पिषित आदिन्या आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुण्यापि मात्रामेव अपेक्षते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी हिंदी पढ़ के देखेंगे। इससे बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं। जैसे कि अपन इसकी हिंदी पढ़ के देखते हैं। आहार द्रव्यों में जो साली चावल होता है, साली चावल, दो प्रकार के चावल होते हैं, साली चावल और साठी चावल, साठी का चावल, ठीक है, साली चावल, साठी का चावल और मूंग की दाल और लापा पक्षी का मांस, कपिंजल, गौर तितिर जो है वो चक्रपाणी ने माना है, गौरैया का मांस, एण जो होता है कृष्ण सार जो बोला गया है चक्रपाणी ने। एण किसको बोलते हैं? एण को हिंदी में बोलते हैं काला हिरण का मांस। शश यानी होता है खरगोश, खरय का मांस। सरम्ब यानी महासरंगी हरिण जिसे बोलते हैं चक्रपाणी ने बोला है। और सांबर मृग का मांस। ये आहार द्रव्य स्वभाव से क्या होते हैं, ये जितने भी अपन ने पढ़े हैं अभी, वो जो द्रव्य होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं? लघु होते हैं। लघु होने पर भी मात्रा की क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं। ठीक है, मोटा मोटा यदि समझना है तो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लघु आहार होता है यदि अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो वो भी क्या होता है? अपत्य होता है और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से गुरु द्रव्यों को अधिक सेवन करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं पीठी, ईख, दूध के विकार, गुड़, राब, दही, मलाई, रबड़ी इत्यादि, तिल, उड़द, आनूप, मांस, औदक मांस इत्यादि आहार द्रव्य जो स्वभाव से क्या होते हैं? गुरु हैं, वे भी मात्रा की ही अपेक्षा करते हैं। चाहे गुरु द्रव्य हों और चाहे लघु द्रव्य हों, दोनों क्या करते हैं? मात्रा की अपेक्षा करते हैं। किसकी? मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लघु व आहार द्रव्यों का वैज्ञानिक आधार क्या है। इसमें से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये है कि लघु द्रव्य जो होते हैं वो उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं? कौन से गुण होते हैं उनमें? वायु और अग्नि, वायु और अग्नि से मिलकर बने होते हैं। वो कौन से होते हैं? लघु द्रव्य होते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ेंगे अपन। तो इसमें देखेंगे इस प्रकार जब लघु और गुरु आहार दोनों ही द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं तो लघु द्रव्य या गुरु ये कहने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परंतु बिना कारण ही गुरु और लघु आहार द्रव्यों का विचार है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आहार द्रव्य प्रकृति से लघु होते हैं और उसमें वायु और अग्नि की जो लघु द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? वायु और अग्नि गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, और जो गुरु द्रव्य होते हैं उनमें पृथ्वी और सोम गुण यानी जल की प्रधानता होती है। अब अपन देखेंगे अतः अपने स्वाभाविक गुणों के कारण
जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि को संदूषण का मतलब होता है अग्नि को प्रज्वलित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और अतः अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी अल्पदोष करते हैं। अधिक मात्रा में यदि करेंगे इनका सेवन तो वो भी क्या करते हैं, दोषों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये भी मात्रा पर अपेक्षित होते हैं, ठीक है। अल्प दोष को उत्पन्न करते हैं यदि लघु द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इसमें गुरु आहार द्रव्य अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अग्नि को संदूषण करने वाले नहीं होते हैं। तो देखो जो डिफरेंस यदि पूछे, डिफरेंस क्लियर होते जा रहे हैं ना आपको, कि जैसे कि लघु द्रव्य होते हैं उनमें वायु व अग्नि गुण प्रधानता होती है, और गुरु द्रव्यों में पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है, और जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि को संदूषण करते हैं, ठीक है। और जो गुरु द्रव्य होते हैं वो अग्नि को संदूषण करने वाले नहीं होते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें, अतः अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। हाँ, एक डिफरेंस ये भी बनेगा कि जो गुरु द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में लेने पर अधिक दोष को उत्पन्न करते हैं, और जो लघु द्रव्य होते हैं वो यदि अधिक मात्रा में लिए जाएं तो वो अल्प दोष को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन करते दोनों ही दोषों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब है इसमें किंतु व्यायाम करने वाले तथा जिन लोगों की अग्नि बलवान है उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी अधिक मात्रा में खाने से अल्प दोष करने वाले होते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति क्या करते हैं जिनकी अग्नि जो होती है वो अधिक तीव्र होती है तो उनको गुरु अन्न भी क्या है, अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, अल्प दोष को ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यही अग्नि बल के अनुसार आहार की मात्रा का अभिप्राय है। यही अग्नि बल के अनुसार जो आहार की जो मात्रा है वो अग्नि बल जो होती है वो आहार की मात्रा पर डिपेंड करती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। आहार की जो मात्रा है वो अग्नि बल पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, हाँ, अपन ने अभी देखा था कि जो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो लघु द्रव्य जो होते हैं उनमें अपन ने क्या देखा था कि आचार्य चरक ने क्या बोला है कि जो लघु द्रव्य होते हैं उनमें वायु और अग्नि गुण की प्रधानता होती है, ठीक है। लेकिन जो आचार्य चक्रपाणी हैं उनके अकॉर्डिंग जो लघु द्रव्य होते हैं उनमें वायु, अग्नि और आकाश जो होता है वो एक एक्स्ट्रा ऐड किया है उन्होंने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ना आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ क्या होते हैं। तो जो आहार की जो गुरु द्रव्य होते हैं इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें जो मार्क किया है मैंने इसमें, कि जो गुरु द्रव्य होते हैं, गुरु द्रव्य, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, ठीक है। त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, ये जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट श्लोक से ही पूछे जाते हैं शॉर्ट कोटेशन के रूप में। जैसे कि गुरु पूछ लिया जाएगा कि गुरु द्रव्य के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, ठीक है। और लघु द्रव्यों के लिए क्या बोला गया है, लघु द्रव्यों के लिए बोला गया है ना अति सोहित्यम अग्नेरयुक्त अर्थम, ठीक है, ना अति सोहित्यम अग्नेरयुक्त अर्थम, ठीक है। अब इनका अपन इसका अर्थ समझेंगे। सामान्यतः गुरु और लघु आहार व द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान जो है, गुरु और लघु आहार व द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान अग्नि के बल पर ही हो जाएगा, तब द्रव्यों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है। इस आशंका पर आचार्य ने बताया है कि आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा नहीं करता है, यह बात नहीं समझना चाहिए, किंतु अपेक्षा करता ही है। द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्यों का, यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो अपन ने पढ़ा था ना, ये इसका श्लोक है, ठीक है। श्लोक का मीनिंग है द्रव्य के अनुसार जो गुरु द्रव्य होते हैं उनका
आहार कुक्षी के 1/3 भाग, 1/3 भाग कुक्षी जो होता है, कुक्षी अमाशय को बोला जाता है। तो जो कुक्षी जो होती है उसको 1/3 भाग या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए। ठीक है, आधा भाग अर्ध। ठीक है, अर्ध का मतलब 1/2 और त्रिभाग मतलब 1/3 भाग। तो आहार गुरु द्रव्यों का आहार जो है वो कुक्षी के 1/3 भाग या 1/2 भाग में लेना चाहिए। लेकिन जो क्या है लघु आहार है उसको लघु आहार द्रव्यों के कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। ठीक है, न अतिस्वैत्यम न अतिस्वैत्यम। तो ये पूछा जाता है, न अतिस्वैत्यम का अर्थ होता है कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। ठीक, कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे स्वाहित्य का अर्थ अपन समझ लेते हैं कि स्वाहित्य का अर्थ क्या होता है। तो जो स्वाहित्य होता है, स्वाहित्य का अर्थ होता है तृप्ति। क्या होता है? तृप्ति। स्वाहित्य किसे बोलते हैं? तृप्ति को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तृप्ति। ठीक, यही सब बोला गया है, सेम टू सेम बोला गया है यही। ठीक है, लेकिन अब अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ क्या होता है। मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ, इसका श्लोक पढ़ेंगे। मात्रा बद्य असनम असितः अस्तम अनुपहत्य प्रगतिम बल वर्ण सुख आयुषा योज्य युत्य उपयुक्ता आहारम अवश्यम इति। इसकी हिंदी पढ़ेंगे। इस प्रकार मात्रा युक्त भोजन, इस प्रकार से मात्रा युक्त भोजन खाने वाले व्यक्ति को प्रगति में बाधा ना पहुंचाते हुए उसे निश्चय ही बल वर्ण सुख आयु, सुख और पूर्ण आयु से बल वर्ण सुख आयु पूर्ण आयु से युक्त करता है। ठीक है, अर्थात भोक्ता यानी जो आहार को ग्रहण कर रहा है उसकी बल सुख और पूर्ण आयु से संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान क्या है। तो इसीलिए इसमें पिष्टि निर्मित गुरु आहार पदार्थ चावल और पृथुक को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, हाँ यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से अभ्यास करने योग्य आहार द्रव्य। अभ्यास का मतलब होता है जो डेली रूटीन में अपन जिनका उपयोग कर सकते हैं, डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ना लगा होना चाहिए यहाँ पे। अभ्यास ना करने योग्य आहार द्रव्य हैं ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे देखो। बल्लूर शुष्क शाकानि सालुकानि विषानि न अभ्यसेत गौरवन मासम कृशम न उपयोजित। ठीक है, तो अब बल्लूर को, ये जो बर्ड है ना, इनसे पर्टिकुलर बर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पर्टिकुलर जो बर्ड है उनका अर्थ ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि बल्लूर क्या होता है? शुष्क या सूखा हुआ मांस जो होता है उसे क्या बोलते हैं? बल्लूर बोलते हैं। शुष्क शाक शुष्क शाक जो होता है, ठीक है, ये तो हिंदी में समझ में आ रहा है। सालूक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कमलकंद बोलते हैं। सालूक का हिंदी वर्ड होता है कमलकंद। ठीक है, और बिस जो होता है वो कमल या डंठल होता है। कमल का डंठल जो होता है उसमें क्या बोलते हैं? बिस बोलते हैं। इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि
कौन कौन से हैं जिनका मन को सेवन लगातार अभ्यास में नहीं करना चाहिए। यहाँ से कूर्चिका जो होता है ना, इसका पर्टिकुलर मीनिंग पूछ लिया जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। जैसे कि कूर्चिका, कूर्चिका जो होती है खुरचन या मलाई जैसे बोलते हैं, यह किलाट, ठीक है, किलाट है। छेना को बोलते हैं शौकर, सुअर का मांस। गव्यम माहिषी, माहिषी तो गौ का मांस, भैंस का मांस। मत्स्यान मछली, दही उड़द और यव, ठीक है, दही है, उड़द है और यवक। यव नहीं है, याद रखना, ये क्या है, यवक है, ठीक है, ये यवक है ना कि यव। का सीलन अर्थात लगातार। यहाँ से ये भी याद रखने वाला है कि ये जो वर्ड है ना, ये याद रखने वाला है कि सीलन, सीलन का अर्थ होता है सीलन। अचानक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीलन, सीलन तो अपन ये माइंड में वो क्लिक ही नहीं करता है कि ये सीलन क्या शब्द है। तो सीलन जो होता है वो होता है लगातार सेवन नहीं करने योग्य द्रव्य, ठीक है। उसके बाद है इनका भी यदा कदा ही प्रयोग करना चाहिए। पक्वम दध्यनाम समचीरम विज्ञेत दधि कूर्चिका। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक को इम्पोर्टेंट है कि जो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके कूर्चिका जो होती है ना, कूर्चिका, उन्होंने कूर्चिका नाम दे दिया और एक छोटा सा कोटेशन के रूप में इसको पूछ लिया जाता है कि कूर्चिका का जो अर्थ है वो क्या है। तो पक्व दध्यानाम सम क्षीरम विज्ञेत तदि कूर्चिका। इसी प्रकार से किलाट का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपन देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक है षष्टिक स्थाली मुद्ग मुद्गश्च तेंथो आम्लके यवान अंतरिक्ष पयम पया सर्पी जांगलम मधु च अभ्यसेत। तो लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य, ठीक है, लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि षष्टिक यानी होता है साटी का चावल, ठीक है। फिर उसके बाद होता है साली, साली यानी होती है साली धान, साली धान का चावल। मुद्ग यानी मूंग की दाल, सेंधा नमक। यव, यव जो होता है वो क्या होता है, वहाँ अपन ने देखा था वो क्या था, यवक था, ठीक है। और यहाँ पे यव जो है वो क्या है, जौ का आटा है। और आकाश जल यानी अंतरिक्ष पाई जैसे बोलते हैं, आकाश जल है। और अंतरिक्ष जो है, ठीक है, आकाश का जल है। दुग्ध, पाई का मतलब होता है दुग्ध। सर्पी, दुग्ध है, मधु है, घृत भी है, ठीक है। इनका अभ्यास करना चाहिए, लगातार इनका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना तंज तंच नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चाहिए। इसका क्या पूछा जाता है, रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत। ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन क्या हो, अनुवर्तन यानी मेंटेनेंस होता रहे, स्वास्थ्य का क्या होता रहे, मेंटेनेंस होता रहे, अर्थात स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी ना हो, ठीक है। तो हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिसका रेफरेंस पूछा जाता है। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हैं इसमें से ये भी याद रखना है अपन को, जीवनीय या विटामिन जो होते हैं, जीवनीय कैसे बोला जाता है, विटामिन को बोलते हैं। जीवनीय द्रव्य ए, जीवनीय द्रव्य डी, ये चार्ट याद कर लेना, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म में पूछ लिया जाता है इसको। हाँ, तो ये जो टॉपिक है अपना स्वस्थ व्रत का वर्णन,
तो स्वस्थ व्रत का वर्णन जो है इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि स्वस्थ व्रत का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। तो स्वस्थ व्रत जो है उसका वर्णन जो है वो चरक सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में किया गया है, मात्रा तृतीय अध्याय में किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कार्यम अक्षय अंजन आदिकम स्वस्थ वृत्तिम अभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्ष्यते। तो स्वस्थ व्रत के विषय का प्रारंभ जो है अब सामान्य नियमों का वर्णन करने के बाद शरीर के लिए जो आवश्यक है नेत्रों के लिए अंजन आदि कार्यों का स्वस्थ व्रत के नियमों को ध्यान में रखकर गुण के अनुसार करेंगे, ऐसा आचार्य ने कहा है। तो जो टॉपिक है ना ये कि नेत्रों के अंजन के लिए अंजन का प्रयोग स्वस्थ व्रत जो है स्वस्थ व्रत जो है उसका जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से किया जा रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से स्टार्टिंग की गई है, नेत्रों के लिए अंजन का प्रयोग। ठीक है, तो अंजन से अपन देखते हैं। अंजन पहला टॉपिक है स्वबीर अंजन नित्यम हितम अक्षणों प्रयोजेत पंचरात्रे अष्टम रात्रे वा श्रवणार्थे रसांजनम। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि स्वबीर अंजन व रसांजन का प्रयोग। तो नेत्र के लिए हितकर जो स्वबीर अंजन का प्रयोग जो है वो नित्य करना चाहिए। ठीक है, नेत्र के लिए हितकर स्वबीर अंजन जो होता है उसका प्रयोग नित्य करना चाहिए। नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए 5 या 8 दिन पर रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो समझ में आता ही है कि स्वबीर अंजन का प्रयोग जो है वो नित्य करते हैं, जबकि जो रसायन है उसका प्रयोग 5 व 8 दिन के बीच में करते हैं, 8 दिन पर करते हैं। ठीक है, तो रसरत्न समुच्चय में स्वबीर अंजन 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं, जबकि आचार्य चरक ने 2 प्रकार के अंजन बताए हैं, स्वबीर अंजन और रसांजन। ठीक है, जबकि जो रसरत्न समुच्चय है उन्होंने क्या बताया है, 5 प्रकार के अंजन का वर्णन किया है। ठीक है, कौन कौन से नाम देख लेते हैं। स्वबीर अंजन, रसांजन, स्रोतोअंजन, पुष्पांजन और नीलांजन। ठीक है, स्वबीरम अंजनम प्रोक्ता रसांजनम परम स्रोतो अंजनम तद्य अन्य च पुष्पांजनकम मेव चा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वबीर अंजन, इनके कंटेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो MCQ होते हैं उनके फॉर्म में पूछ ले जाते हैं कभी कभी। जैसे कि स्वबीर अंजन है, तो स्वबीर अंजन जो होता है उसका जो घटक होता है, ठीक है, स्वबीर अंजन का घटक क्या होता है, एंटीमनी और गंधक होता है। नेत्र के लिए यह क्या होता है, अच्छा होता है। यह सुरमा बेली आसाम से आता है, शास्त्र में इसका लक्षण ये बोला गया है। ठीक है, रसांजन इसकी येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी कहते हैं। रसांजन को क्या कहते हैं, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो स्वबीर अंजन होता है उसमें क्या होता है, एंटीमनी और सल्फर होते हैं उसके घटक। ठीक है, यौगिक होते हैं। और जो क्या होता है, हाँ, रसांजन को क्या बोलते हैं, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी कहा जाता है। देखो, इसमें अपन ने जो देखा था ना कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, अपन ऊपर देखते हैं एक बार। स्वस्थ व्रत वर्णन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रा तृतीय अध्याय में विभिन्न अंजनों का वर्णन किस निमित्त किया गया है। ठीक है, किस निमित्त या कारण पर किया गया है। तो स्वस्थ व्रत के जो नियम हैं, स्वस्थ व्रत के निमित्त पर जो अंजन है
उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद है अपना जो स्वबीर अंजन है, इस पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वबीर अंजन के नामकरण का आधार क्या है। तो स्वबीर अंजन के जो नामकरण है उसका आधार है सुबीरा नामक नदी से प्राप्त होता है। कौन से? सुबीरा नामक जो नदी है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है अपन देखते हैं रसांजन देख लिया था। स्रोतोअंजन, यह एंटीमनी सल्फाइड, ठीक है, वो एंटीमनी एंड सल्फर का यौगिक था और स्रोतोअंजन एंटीमनी सल्फाइड है। बर्मा और मैसूर में थोड़ा एंटीमनी सल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पुष्पांजन, यह जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, यह सफ़ेद, इसे सफ़ेदा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पुष्पांजन को सफ़ेदा भी कहा जाता है। नीलांजन जो होता है लेड सल्फाइड होता है और या गैलेना, लेड सल्फाइड या गैलेना भी बोलते हैं। यह भी नेत्र के लिए हितकर होता है, बर्मा से अधिक आता है। ठीक है, ये हो गए। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि चक्षुष तेजोमय तस्य विशेष अक्षर श्लेष्मतो भयम तथा श्लेष्म हर कर्म हितम दृष्टि प्रसारणम। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि जो नेत्र है उसमें मुख्य घटक कौन सा होता है? तेज। ठीक है, और उसको सबसे ज़्यादा भय किस चीज़ से होता है? श्लेष्मा से। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में भी लिखा है कि नेत्र रोग में कफ दोष के प्रधान में हेतु, तो नेत्र जो होता है वो तेज स्वरूप होता है। मतलब इसका जो घटक होता है जैसे कि आलोचक पित्त कहाँ पाया जाता है? नेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और उसको सबसे ज़्यादा भय जो होता है वो किस दोष से होता है? वो है कफ दोष या श्लेष्मा या जल। ठीक है, और कफनाशक कर्म नेत्र का प्रसाधन यानी स्वस्थ करने में हितकारी होते हैं। चक्रपाणि ने उपयुक्त श्लोक पर टीका करते हुए कहा है कि चक्षु इंद्रिय में तेजस महाभूत का प्रधान रहता है। ठीक है, अतएव उसके विरुद्ध आप महाभूत की प्रधानता वाले कफ दोष से ही नेत्र में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस होते हैं और सर्पिक शोथ के कारण उत्पादन जिनमें होता है का अधिक रहता है, औपसर्गिक होते हैं। ठीक है, प्रसंग ये देख लेना एक बार, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। दिन में अंजन का प्रयोग न करने में हेतु क्या है? दिन में जो अंजन होता है वो क्यों नहीं करना चाहिए? तो दिवा तत्र प्रयोक्तव्यम नेत्रयो तीक्ष्णम अंजनम विरेक दुर्बला दृष्टिर आदित्यम प्राप्त शीदति तस्मात् श्राव्यम निशायाम तु ध्रुवम अंजनम स्थियते। ठीक है, दिन में अंजन का प्रयोग न करने में हेतु नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग। देखो इसका अर्थ देखते हैं। नेत्र जो होता है उसमें कफ का नाशन करने वाला तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेक जल और कफ निकलने के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है। इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित ही रात्रि में ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो अपन जो रसांजन है उसका प्रयोग रात्रि में ही करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, अंजन से लाभ के बारे में उपमा। जिस प्रकार तेल, कपड़ा, बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन, देखो जिस प्रकार तेल है, कपड़ा है, बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन, सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्रों में अंजन, आश्चोतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर
स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। ठीक है, तो इसमें जो ये दिए गए हैं ना, क्या, तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा, तो ये जो 3 वर्ड है ना, उनको याद रखना है, तेल, कपड़ा, बाल। ठीक है, इनकी उपमा दी गई है, इनसे मतलब कंपैरिजन किया गया है इनसे। नेक्स्ट हम देखेंगे